हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं जैसे कि लगातार आपके लिए पॉलिटिक्स से कुछ अच्छे से टॉपिक लेके आ रहा हूँ, उसी में मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें हम जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखी है, ये प्रॉपर तरीके से हेडिंग है हमारी, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। जरा समझ लीजिए पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से क्या चलता है। ठीक है, जरा समझिए। पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर तरीके से वो लिख देता हूँ। देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडेड टू लोकल गवर्नमेंट, it is known as it is known as decentralization डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये तो बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है। जरा समझ लीजिए किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। देखिए, जो नॉर्मल अप्रोच होती है वो ये होती है, यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसके बाद स्टेट होगी, उसके बाद लोकल होगी। ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, ये जो लोकल वाली है इसके बारे में बात हम लोग करने जाएंगे। तो अभी जो इससे पहले जो अप्रोच चलती थी, यानी कि ये लोकल गवर्नमेंट आने से पहले जो अप्रोच चलती थी वो ये था, यानी कि यहाँ पे रूल मेकिंग हुई है और उसको क्या कर दिया गया, नीचे की तरफ भेज दिया गया है। स्टेट के पास भेजा गया और स्टेट ने और नीचे भेज दिया, यानी कि बिल्कुल आखिरी इंसान तक इस तरीके से पहुंच गई। ये जो अप्रोच होती है इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया, चेंज किया है, यानी कि यूनियन होगा, स्टेट होगा, और स्टेट के बाद क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट होगी। इसमें होगा क्या, यानी कि ये यहाँ से रूल्स बनेंगे और यहाँ स्टेट तक आएंगे, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट रहेंगी वो अपने रूल्स क्या करेंगी, रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशन क्या करेंगी, वो खुद बनाएंगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ऐसा होता है, यानी कि जो ये जो लोकल लोग होते हैं, कि ऐसा कई बार हो जाता है, यानी कि ऊपर यूनियन में बैठ के नहीं मालूम पड़ पाता है किसी गांव में, किसी ज़िले में बेसिक जो इसेंशियल समस्याएं हैं वो क्या चल रही हैं, तो वो नहीं मालूम पड़ पाता है। इसी वजह से यही मोटिव था, और इसी मोटिव से क्या किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी दे दी गई है कि आप अपने लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं खुद सॉल्व कर लीजिए। यानी कि जब इस तरीके से रूल बने और ऊपर की साइड जाएगा तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब ऊपर से रूल बनेगा और नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। और अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ रूल जाएगा तो क्या होगा, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं आगे प्रॉपर तरीके से क्या होगा। देखिए, हम लोग आ गए डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो जरा समझिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में बात करी गई है। यानी कि पहले भी, और कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी वॉज द सपोर्टर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो इंडिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो गांवों में रहती है, वो विलेजेस में रहती है। और जो लोग सेंट्रल में यानी गवर्नमेंट में हैं वो प्रॉपर तरीके से ऊपर दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको जो गांवों की समस्या है वो मालूम ही नहीं पड़ पा रही है। गांव में समस्या क्या है, किसी कस्बे में समस्या क्या चल रही है, उनको मालूम ही नहीं पड़ पा रही है। तो महात्मा गांधी का प्रॉपर तरीके से सपोर्ट था, यानी महात्मा गांधी ये मानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हमारे कंट्री में होना चाहिए। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में रखने के बाद, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन was recognized
इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये रखा गया था। और इसी के अंडर में, यानी कि जो पंचायत पहले भी काम करती थी, पंचायत पहले भी हुआ करती थी, और जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, म्यूनसिपालिटीज़ ये भी, यानी कि इस वजह से, यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये रिकॉग्नाइज किसकी वजह से किया गया? महात्मा गांधी की अप्रोच की वजह से। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो इस तरीके से किया गया। और उसी वजह से क्या हुआ, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ बनी हुई थी, प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी। लेकिन ये किस में आ रही थी? अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इनको भी ऑपरेट कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी। इसलिए क्या हुआ, अब इसका चेंज कैसे आता है? इसमें एक अमेंडमेंट होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो बात 1992 की है, 1992 की है। उस समय पीबी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के। इनके टाइम पे दो अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक अमेंडमेंट है 73rd और दूसरा है 74th। दो अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे किए गए थे, लेकिन इसकी बात काफ़ी टाइम से चल रही थी, यानी कि बहुत बार कोशिश की गई इन अमेंडमेंट को पास करवाने की, लेकिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो जब बात आप करने जाएंगे 73 की, तो 73 को कहा जाता है पंचायती राज। पंचायती राज। अब एक बात बताइए, पंचायत तो पहले भी मैंने बताया आप कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी, प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन इसमें उसमें डिफरेंस क्या आ गया? यानी कि इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, पंचायती राज में इलेक्शन होने लगे प्रॉपर तरीके से। उस टाइम इलेक्शन नहीं हुआ करते थे और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। अब ये स्टेट के अंडर में नहीं रह गई है, प्रॉपर तरीके से इसमें इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा इसके, और रेगुलर इलेक्शन होंगे। रेगुलर और इलेक्शन कौन करवाएगा इसके लिए? जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा, जो इलेक्शन कमीशन होगा स्टेट के लिए, वो इसके इलेक्शन रेगुलरली करवाएगा। यानी कि यही डिफरेंस था। पहले पंचायत थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रही थी, और कोई भी तरीके से इलेक्शन रेगुलर नहीं हुआ करते थे उसके अंदर। इसमें रेगुलर होने लगे। देखिए पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। पंचायती राज का सिस्टम ये होता है कि पहले एक ग्राम सभा होगी, गांव लेवल पे, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं आप उसको, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति होगी, और उसके ऊपर जिला पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी। ठीक है, ये जो 73rd वाला है, देखिए यहां पर देता हूं मैं अगला पॉइंट इसका। 73rd जो है एक्ट, जो आर्टिकल नंबर 243 है, 243 से 243 ओ तक है। ध्यान रखिएगा, जो 243 आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉन्गेस्ट है। यानी कि ये जो आर्टिकल है लॉन्गेस्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत लंबा आर्टिकल है। इसमें क्या किया था, एक और चीज, अगला पॉइंट, प्लस। यानी कि प्लस का मतलब इसमें 11th शेड्यूल जोड़ दिया गया था। 1173 जो अमेंडमेंट था उससे 11 शेड्यूल जोड़ दिया गया था, और पार्ट 9th जोड़ा गया था। यानी कि ये जोड़ा गया, प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, ये भी जोड़ा गया और ये भी जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट से। ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल में डिफरेंस आया, वो 243 से लेके 243 ओ तक डिफरेंस आया। और सब्जेक्ट कितने थे इसके अंदर, जिसपे काम होगा? 29 सब्जेक्ट थे, जिसपे जो पंचायती राज यानी जो पंचायत है वो उस 29 सब्जेक्ट पे काम करेगी। अब चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74th वाला। अब 73rd किसके लिए हो गया? ये हो गया गांव के लिए। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा जो टाउन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है, टाउन जो है और डिस्ट्रिक्ट जो है। तो समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से, जब 74th अमेंडमेंट हुआ तो कौन सा आर्टिकल इसमें फर्क आया? इसमें आप कह सकते हैं 243, मैंने बताया 243 लॉन्गेस्ट आर्टिकल है। 243 का पी पार्ट से लेके 243
जेड जी तक इसमें डिफरेंस आया। ठीक है, इसमें प्लस यानी कि 12th शेड्यूल जोड़ा गया, 12th शेड्यूल जोड़ा गया, और प्लस पार्ट जोड़ा गया इसके साथ में। जो 9th पार्ट है उसमें ए सेक्शन, जो 9th वाला पार्ट है ये वाला, वो आपको पता है पंचायती राज में जोड़ा गया और उसी का सेक्शन ए बढ़ा दिया गया, तो किस में आ गया, वो 74th अमेंडमेंट में आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कितने सब्जेक्ट होंगे इसमें। इसमें सब्जेक्ट होंगे 18 सब्जेक्ट इसमें रखे गए। ठीक है, अगली बात जरा समझ लीजिए, थोड़ी सी बात और इसमें रह गई है। देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 74 के लिए, यहाँ 74, दिस इज 73। ठीक है, एक और बात, इसमें दो बॉडीज होंगी, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा होगा म्युनिसिपल काउंसिल। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस ये होगा, ये बिग बॉडी होगी यानी कि बड़ी बॉडी होगी, ये यानी कि जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, और जहाँ पे ये कैसी बॉडी रहेगी, ये स्मॉल बॉडी रहेगी। यानी जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी, यानी कि कह सकते हैं लेस पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल होगी। म्युनिसिपल काउंसिल का मतलब नगर पालिका। इसमें कौन होंगे, इसमें जो इनका हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। आपने सुना भी होगा, चेयरमैनी की इलेक्शन जो होते हैं वो इसी के लिए होते हैं। और ये इसकी बात जब करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये बड़ी बॉडी होगी, इसके जो हेड होंगे उसको बोलते हैं मेयर, इसको बोलते हैं मेयर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया किस तरीके से काम करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।